वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 11 बीएसटी की क्लास में चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें हमने अभी तक बातें की कि हम बिजनेस जो है वो प्राइवेट इंटरप्राइज के रूप में, पब्लिक इंटरप्राइज के रूप में या ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइज के रूप में कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमें प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के बारे में पढ़ना था कि भाई प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में कैसे कैसे बिजनेस किया जा सकता है। तो आपने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस किया जा सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस किया जा सकता है, पार्टनरशिप बना के बिजनेस किया जा सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बिजनेस किया जा सकता है, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना के बिजनेस किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, फीचर्स बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसान बताइए। आज की क्लास में चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो दूसरा तरीका है प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करने का, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द बिजनेस कैरिड आउट बाय मेंबर ऑफ द फैमिली। इसमें क्या होगा कि मान लो एक परिवार है हिंदू, तो उस परिवार के जो मेंबर है वो बिजनेस कैरी करेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलेंगे इसको। इस बिजनेस को गवर्न करता है बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये जो बिजनेस फॉर्म है इसको गवर्न कौन करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो हिंदू लॉ के अंदर आता है। दो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो इंडिया में प्रिवेल है। एक है दया भागा, एक का नाम है दया भागा जो एप्लीकेबल होता है वेस्ट बंगाल में, और दूसरे का नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा जो है एप्लीकेबल है रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। दो सक्सेशन एक्ट है इंडिया में, एक है दया भागा और दूसरा है आपका मिताक्षरा। एक है दया भागा, दूसरा है मिताक्षरा। दया भागा इज एप्लीकेबल टू वेस्ट बंगाल और जो मिताक्षरा है इज एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। दो कंडीशन आपको इस फैमिली बिजनेस को करने के लिए सेटिस्फाई करना होगा। टू कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट फॉर द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दो कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट है। दूसरा पहला कंडीशन है कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए और उनके पास जो है एंसेस्ट्रल पूर्वजों की पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। पहले जो है हमारा चूंकि समाज आज भी पैट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान समाज है, तो हर चीज पुरुषों के हिसाब से बनाया गया। तो इसमें भी बोला गया कि इस बिजनेस के लिए कम से कम 2 मेल मेंबर चाहिए और वो अपनी पुश्तैनी जायदाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ और जहां बोला कि केवल 2 मेंबर भी हैं, जरूरी नहीं है कि मेल हो, कोई 2 मेंबर भी हैं तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। और अब केवल कर्ता इल्डे, जैसे आपने इसमें होता है कि जो इल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसको बोलते हैं कर्ता, मुखिया, मैनेजर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वही फैमिली के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है और वही डिसीजन लेगा, उसी का कंट्रोल होगा, उसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यहाँ पे भी चेंज है। चेंज ये है कि अगर मान लो हमारा कर्ता मर गया और हमारे फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं है, नेक्स्ट जो इल्डेस्ट हो, तो जो फीमेल इल्डेस्ट फीमेल मेंबर है शी कुड आल्सो बी दी कर्ता। तो क्या बोला इसने कि 2 कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट, 2 कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए। पहला मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और उनके पास जो है कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। को पार्टनर किसको बोलते हैं बेटा? को पार्टनर्स बोलते हैं जो शेयर करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को और जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने के लिए इंटाइटल्ड है, इंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। 3 सक्सेसिव जनरेशन, 3 सक्सेसिव जनरेशन मतलब आपके ग्रैंडफादर, फादर एंड यू ग्रैंड सन जो है, इनको हम बोलते हैं को पार्टनर्स। मतलब 3 सक्सेसिव जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंडसन, इनको बोलते हैं को पार्टनर्स।
जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शेयर करते हैं और जो फैमिली बिजनेस की प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। फीचर क्या है भैया? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का फीचर क्या है? पहला फीचर है फॉर्मेशन। कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट होनी चाहिए और इनको हिंदू सक्सेशन एक्ट में गवर्न किया जाएगा और हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ये बनेंगे। दूसरा है लाइबिलिटी। कर्ता जो है, कर्ता, लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड है जबकि बाकी मेंबर्स की लिमिटेड है। कंट्रोल, बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कर्ता। कर्ता कौन है? सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का। ओनली कर्ता हैज लीगल राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ही हैज राइट टू टेक ऑल बिजनेस डिसीजन। अब भाई इन्हीं का मैनेजमेंट कंट्रोल अफेयर चलेगा, यही सारे मेजर डिसीजन लेंगे, यही जो है एचयूएफ के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सब कुछ ये करेंगे। तो इनकी लायबिलिटी क्या कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड। माइनर, क्या माइनर इस फैमिली बिजनेस का मेंबर हो सकता है? यस, बाय बर्थ यू बिकम दी मेंबर। आपका जिस फैमिली में जन्म हुआ आप उसके मेंबर हो गए हो, तो क्या माइनर? तो भाई जब जन्म होगा तब तो माइनर ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि 20 साल के पैदा हुए हैं, पैदा तो आप छोटे बच्चे हुए हैं। तो और माइनर किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो बोल रहा है कि यस, माइनर कैन बी अ मेंबर। Since a child become a member of Hindu family, hence no restriction of minor. जब child हो रहा है तो फिर जब child member हो गया तो minor तो हो ही गया। Continuity, continuity है क्योंकि अगर एक कर्ता मर गया तो जो नेक्स्ट सीनियर मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा, तो कर्ता है। ऐसा नहीं है कि कर्ता जो है वो मर गया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट कर्ता है वो देखिएगा बिजनेस। तीसरा तरीका है पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कीजिए। तो तीसरा तरीका क्या है? पार्टनरशिप बना के बिजनेस कीजिए। पार्टनरशिप क्या होता है? व्हाट इज पार्टनरशिप? एक बार रीड करेंगे सारे बच्चे व्हाट इज पार्टनरशिप। एक बार जस्ट रीड करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप। चलो बेटा, पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एसोसिएशन है। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एसोसिएट होंगे,
इट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड। ये एसोसिएशन कैसे बनेगा? एग्रीमेंट से बनेगा। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर हम रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसको पार्टनरशिप डिड बोलेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग आए हैं, एग्रीमेंट किए हैं। एग्रीमेंट है कि भाई हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे? बिजनेस का। बिजनेस कौन करेगा? चलो ठीक है, बिजनेस करते हैं। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और नहीं तो मान लो हम 3 पार्टनर है बेटा, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हम 3 पार्टनर है। ए हमारा एक्टिव पार्टनर है, बी और सी कैपिटल लेके आए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी लेंगे, बस क्या नहीं करेंगे? बी और सी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे बेटा डे टू डे अफेयर्स में। जो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट है, कंडक्ट है, अफेयर है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बी और सी क्या होगा? स्लीपिंग पार्टनर। तो ये जो है वो अपने लिए तो काम कर ही रहा है, बी और सी के बिहाफ में भी काम कर रहा है। जो भी करेगा उसके लिए बी एंड सी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं कि जाओ तुमने किया तो तुम भुगतो, भाई करेगा कोई, भरेंगे सब। मतलब म्यूचुअल एजेंसी चलती है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या? एजेंट करेगा, प्रिंसिपल भरेगा। एजेंट करेगा, प्रिंसिपल भरेगा। तो पार्टनरशिप में जब तीनों काम करेंगे तो तीनों प्रिंसिपल है। जब एक बाकियों के बिहाफ में काम कर रहा है तो वो अपने लिए प्रिंसिपल और बाकियों के लिए उनका एजेंट। जो भी एजेंट करेगा वो प्रिंसिपल भरेगा। म्यूचुअल एजेंसी ईच अदर के लिए, सबके लिए, सब कोई मिलके काम करेंगे, सब मिलके काम करे, या एक भी बाकियों के बिहाफ में काम कर सकता है। काम वो कुछ भी करे, जिम्मेवार सब, लायबल सब, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। फीचर क्या है बेटा पार्टनरशिप का? फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस फॉर प्रॉफिट मेकिंग। बनेगा कैसे? तो ये बनेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। इनको गवर्न करेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ये लीगल एग्रीमेंट करके, पार्टनर्स के बीच में लीगल एग्रीमेंट होता है और पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है, पिक्चर में आता है। लायबिलिटी कैसी होगी भाई? तो लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इंडिविजुअली एज वेल एज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है। हम अकेले तो है ही जिम्मेवार, बाकी अगर अपना नहीं काम करते तो हम उसके लिए भी जिम्मेवार होंगे। डिसीजन मेकिंग, ऑल पार्टनर्स आर अलाउड टू टेक पार्ट इन डे टू डे अफेयर्स कंडक्ट। सबको अधिकार है। डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? बोल रहे भाई सारे मिलकर बिजनेस करो, मतलब सबको अधिकार है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करे। जो नहीं करते अपने इस अधिकार को अवेल, जो डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करते, उसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। पर अधिकार तो लोगों में उनको भी था। रिस्क बियरिंग, कोई रेशियो नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली, लॉस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी डिपेंड करेगा, जब तक पार्टनर चाहेंगे फर्म रहेगा। लेकिन मान लो बेटा हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया कि ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, या इंसॉल्वेंसी पे, या इंसैनिटी पे, या इनकैपेसिटी पे किसी पार्टनर के, हम फॉर्म डिसॉल्व कर लेंगे तो कर लेंगे। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी डिपेंड्स ऑन
desire of partners. Legally, it comes to an end on death, insolvency, insanity, retirement of partner. नंबर ऑफ पार्टनर बताइए. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 है, मैक्सिमम 50 है. पार्टनरशिप में पार्टनर की संख्या कितनी होगी ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ. ये बात कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है. सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और कभी भी उसको बढ़ा के 100 तक किया जा सकता है. अभी प्रिस्क्राइब है 50. म्यूचुअल एजेंसी होती है. एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड द फर्म. हम 3 पार्टनर हैं, तीनों काम करते हैं तो तीनों प्रिंसिपल है. करता है तो अपने लिए प्रिंसिपल और बाकियों के लिए एजेंट है. फायदा क्या है बेटा फॉर्म बनाने का? फायदा क्या है? मेरिट बता. इजी टू फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. पार्टनरशिप अराइज हो रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से. एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में किसी तरीके का कोई कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो, तो इसलिए आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटन में बना लिया. रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हमने पार्टनरशिप डीड बोला. लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट में आपको इसको कंपलसरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराना है. तो हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन एक वॉलेंटरी प्रोसेस है, ऑप्शनल है. हमारे पास हमारी इच्छा कि हम अपने फर्म को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं कराएंगे. हम नहीं कराएंगे तो कुछ परिणाम हो सकते हैं. अगर हम फर्म को रजिस्टर नहीं कराए और हम किसी फर्म में पार्टनर है तो हम किसी दूसरे पार्टनर और फर्म पे केस नहीं कर सकते. अगर मेरा फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो हम पे केस नहीं कर सकता. हम लोग थर्ड पार्टी पे, आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकते. आउटसाइडर तो हमेशा हम पे केस कर पाएगा, फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, उसकी क्या गलती है. तो चलिए देखते हैं. पहला मेरिट है इजी टू फॉर्म. चूंकि रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलेंटरी है. इच्छा हो तो रजिस्टर कराएं और इच्छा ना हो तो न करें. और अगर कराना भी हो रजिस्ट्रार तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाते हैं हम लोग उस लोकेलिटी के और रजिस्टर करा लेते हैं. टू मच लीगल फॉर्मेलिटी है नहीं, तो आसान है बनाना. दूसरा, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगा. बैलेंस क्यों? क्योंकि भाई एक से तो दो भले, एक से भले तो दो होते हैं. तो हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले थे तो हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होगा, बड़े एक्सपीरियंस होंगे, मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी, ऐसा नहीं था. लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 लोग आए तो जरूर चारों में कोई ना कोई खासियत है. कोई कैपिटल ज्यादा लेके आया, कोई एक्टिव पार्ट करेगा, कोई टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, कोई कस्टमर डीलिंग में स्ट्रांग है. तो एक बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग हो जाती है. डिवीजन ऑफ वर्क leads to efficient and effective management. लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स. अब हम अकेले आए थे बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो फाइनेंस भी कम था, कम पैसे थे, कम सेविंग थी, उससे मैंने बिजनेस शुरू किया. अब यहाँ 4 लोग आए तो चारों तो कैपिटल लेके आएंगे, तो सोल प्रोप्राइटर की तुलना में लार्जर कैपिटल आएगा. Since all the partner contribute some amount of capital, hence larger finance जो है will be there. रिस्क शेयरिंग, शेयर हो जाएगा. अब ये भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेले ही पूरा रिस्क लेते थे, अब 4 हो गए. एक से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 लोगों की पार्टनरशिप है, रिस्क भी तो शेयर हो गया. ऑल द पार्टनर विल शेयर रिस्क इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब भैया रिवॉर्ड जैसे प्रॉफिट शेयरिंग जिस रेशियो में, उसमें रिस्क भी शेयर करो. नेक्स्ट है सीक्रेसी. चूंकि फर्म not required to publish its accounts, hence affairs remains confidential. जैसे कंपनी में आप बेटा हर एक चीज, कितनी आप एनुअल जनरल मीटिंग में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ बताओ, एजीएम टाइम पे हुआ कि नहीं बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करो, बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करो. तो यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, क्योंकि आपका ना तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ना आपके ऊपर लॉ का कोई ऐसा कंप्लायंस है कि आपको आपके सारे इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को बताने हैं. इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी जानकारी होगी, आप पार्टनर तक ही तो सीमित रहेगी. सीक्रेसी.
Since firm is not required to publish its accounts, hence affair remains confidential. डिमेरिट भी है क्या, कुछ बोल रहा है? हाँ, पहली डिमेरिट अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल है फॉर द डेट ऑफ द फर्म। फर्म ने कोई कर्जा लिया तो वो किसका कर्जा है? बोल रहे भाई सुनो, पहले तो फर्म से चुका और नहीं तो तुम घर से लेके आओ। मतलब ऑल पार्टनर पर्सनली लायबल है फॉर द डेट ऑफ द फर्म। मतलब वो ये नहीं बोल सकते कि मेरी लायबिलिटी तो लिमिटेड है, मैं तो इतना ही कैपिटल लेके आया तो मैं तो इतना लॉस लूंगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, घर बार बिक जाए, आप बिक जाए, कपड़े बिक जाए, पर आपको डेट लेके आना पड़ेगा। पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स क्या है? आपने पार्टनर की संख्या पे लिमिट लगा दिया। आपने कहा कि पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा पार्टनर हो नहीं सकते हैं, तो हमने लिमिट लगा दिया कैपिटल के ऊपर, लिमिटेड रिसोर्स। सिंस नंबर ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड, हेंस रिसोर्स विल आल्सो बी लिमिटेड। कंफ्लिक्ट हो सकता है, मतलब पार्टनर्स में हैव डिफरेंट ओपिनियन, समटाइम रिजिड एटीट्यूड। अगर मान लो कोई अड़ गया कि नहीं भाई हम तो इसी सप्लायर से जो है सामान लेंगे, या हम अपने सामान तो यही बेचेंगे, अगर इससे कोई रिजिड हो जाए तो फिर झगड़ा विवाद हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। अगर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया कि ऑन द इन द केस ऑफ डेथ फर्म विल बी डिसॉल्व, तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ इंसैनिटी, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, फर्म विल गेट डिसॉल्व, तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखेंगे तो डिसॉल्व करना पड़ेगा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को क्यों विश्वास होगा? आपने अपना प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, अब दुनिया को, जनता को पता ही नहीं है, तो जनता क्यों भरोसा करेगी? कंपनी में आप सारी इंफॉर्मेशन आरओसी को सबमिट करते हैं। आरओसी का ऑफिस इज द पब्लिक ऑफिस, तो वहां जो भी सबमिट हो रहा है जनता को पता चल पा रहा है, जनता पता कर पा रही है, जिन भी डॉक्यूमेंट को देखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, समझना चाहती है, कर सकती है। यहाँ कहाँ करेगी? तो जनता को क्यों विश्वास होगा आपके ऊपर? लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, public has less trust and confidence or faith as its final accounts or reports is not published. रिस्क है भैया म्यूचुअल एजेंसी में। Since any one partner can bind the entire firm, hence any dishonest or fraud of his lead to loss of all partners. एक करेगा सब भरेंगे, तो एक अगर गलत कर रहा है, डिसऑनेस्ट कर रहा है, सीक्रेटली कर रहा है, तो नुकसान तो पूरे फर्म को हो रहा है। पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं? 4 पार्टनर आपको पढ़ाया है। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल। कैपिटल लेके कौन आएगा? डे टू डे अफेयर में पार्टिसिपेट कौन करेगा? प्रॉफिट शेयरिंग कौन करेगा? और थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कौन लेगा? जस्ट 1 मिनट का टाइम लीजिए, इस डायग्राम को रीड कीजिए बस।
तो चार तरीके के पार्टनर है बेटा। पहला हुआ एक्टिव पार्टनर, भैया एक्टिव है, कैपिटल लेके आएगा। नाम ही एक्टिव पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर को ही एक्चुअल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोलते हैं। नाम ही है वर्किंग, मतलब भाई जो कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट है, कंडक्ट है, अफेयर है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेनी होगी। इसमें और स्लीपिंग डॉर्मेंट पार्टनर में बस एक ही अंतर है बेटा, स्लीपिंग में कैपिटल लेके आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी करेगा, बस एक ही चीज नहीं करेगा, डे टू डे अफेयर्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता। तीसरा है बेटा सीक्रेट पार्टनर, कैपिटल लेके आएगा, मैनेजमेंट में सीक्रेटली पार्टिसिपेशन करेगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी को हम दुनिया से थोड़ा छुपा के रखते हैं सीक्रेट पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग करेगा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेगा। चौथा नॉमिनल पार्टनर, जो नाम का पार्टनर है, जो पार्टनर्स बाय एस्टॉपेल या होल्डिंग आउट है, ना तो ये कैपिटल लेके आएंगे, ना इनको डे टू डे से मतलब है, ना ये आपका प्रॉफिट से, ना तो कैपिटल लेके आएंगे, ना प्रॉफिट चाहिए, ना डे टू डे अफेयर करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेनी होगी उन डेट्स के लिए जहां आपका नाम यूज हुआ है, क्योंकि आपके नाम पे भरोसा करके जनता ने, आपके नाम पे भरोसा करके और जनता ने इस फॉर्म को डेट दिया, उधार दिया, कर्जा दिया, और कल अगर ये फॉर्म नहीं चुकाएगी तो आपको चुकाना होगा, आपका नाम यूज हुआ है। लायबल फॉर डेट अक्वायर्ड बाय फर्म यूजिंग देयर नेम्स। पार्टनरशिप कितने तरीके का होता है, तो ड्यूरेशन के आधार पे, पर्पस, ड्यूरेशन के आधार पे भाई कब तक के लिए चलेगा, कितने दिन चलेगा। तो एक होता है पार्टनरशिप एट विल, मतलब वो हमारी इच्छाओं पे चलेगा, जब तक इच्छा तब चलेगा, जब इच्छा खत्म हो जाए तो अपना इंटेंशन बता देंगे, बाकी पार्टनर्स को अपना एक रिटन नोटिस देंगे सारे पार्टनर्स को, जिसमें अपना इंटेंशन बताएंगे कि हम फर्म डिसॉल्व कराना चाहते हैं, अब हमें फर्म नहीं आगे कंटिन्यू करना, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। नाम ही देखो ना बेटा, पार्टनरशिप एट विल मतलब इच्छा पे पार्टनरशिप, जब तक इच्छा हो चलाओ, जिस दिन इच्छा नोटिस दे दो इंटेंशन का, पार्टनरशिप को खत्म करो। दूसरा होता है बेटा फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पीरियड का मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, चलो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, क्यों बना पार्टनरशिप, इसके आधार पे दो तरीके के पार्टनरशिप, एक है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आ रहे हैं, और जब तक वो काम करेंगे तब तक पार्टनरशिप रहेगा, जैसे ही काम पूरा हुआ पार्टनरशिप खत्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और दूसरा होता है बेटा जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब सब कुछ करेंगे, ये भी करेंगे, वो टैक्स भी करेंगे, ऑडिट भी करेंगे, जीएसटी ऑडिट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। ड्यूरेशन के आधार पे पार्टनरशिप एट विल, व्हेन पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। ड्यूरेशन क्या है, इंडेफिनिट, जब तक इच्छा हो तब तक चलेगा, इंडेफिनिट पीरियड। और एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप कम्स टू एंड। फिक्स्ड पीरियड व्हेन इट इज फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड पीरियड। पर्पस के आधार पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, जो पर्टिकुलर काम करने, पर्टिकुलर वेंचर के लिए बना है, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंचर। दूसरा है जनरल पार्टनरशिप, इट इज फॉर्म टू कैरी ऑन ऑल जनरल वेंचर, अकाउंट्स भी देखेंगे, ऑडिट भी करेंगे, टैक्सेशन भी करेंगे, सब करेंगे, जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिड, partnership deed is nothing, a written partnership agreement is known as partnership deed। चूंकि पार्टनरशिप का कोई रिटन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आप स्टाम्प पेपर पे डिड बना लीजिए, एग्रीमेंट बना लीजिए, और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह लेके आता है तो रजिस्टर भी करा लीजिएगा। क्या लिखते होंगे पार्टनरशिप डीड में, सब कुछ, पार्टनरशिप का नाम क्या है, काम क्या है, कब पार्टनरशिप शुरू हुआ, कब तक चलेगा, पार्टनर्स कौन, उनके नाम क्या, पता क्या, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, कितना कैपिटल लेके आए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एक्सपल्सन का प्रोविजन, रिटायरमेंट का प्रोविजन, और जब डिसोल्यूशन हो जाए तो अकाउंट सेटलमेंट का प्रोविजन। कोई पार्टनर
कैपिटल जितना लाना था उससे ज्यादा लेके आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन, अगर कोई लोन लेके आया तो एडवांस लोन पे जो है इंटरेस्ट का प्रोविजन, ये सब कुछ होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात, लीगली, लॉ ने रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं बोला है, लीगली रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, however there are many consequences of non registration, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है लेकिन कुछ परिणाम होंगे नॉन रजिस्ट्रेशन के, तो अगर आप परिणामों को देखें तो हमें क्या लगता है, इससे तो अच्छा है कि फॉर्म रजिस्टर ही करा ले। तो फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेस, पहला कॉन्सिक्वेंसेस है पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट फर्म और ऑफ एनी पार्टनर। अब अगर फर्म या दूसरे पार्टनर्स मेरे साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो ना तो हम फर्म पे केस कर सकते हैं और ना ही हम दूसरे पार्टनर पे केस कर सकते हैं, ना तो हम फर्म पे केस कर सकते हैं ना दूसरे पार्टनर पे केस कर सकते हैं। दूसरा, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर, अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो भी अपने किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। Unregistered firm cannot file a suit against third party or outsider, unregistered firm थर्ड पार्टी और आउटसाइडर पे भी केस नहीं कर सकता, बट थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा केस कर सकता है क्योंकि उसकी क्या गलती है, आपका फर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर 2 को, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड पार्ट में हम लोग खत्म कर देंगे, थर्ड पार्ट कल शाम को 7 बजे खत्म करेंगे हम लोग इस चैप्टर को। फिर आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। डेली 7 बजे, डेली 7 बजे आपसे मुलाकात होगी टॉपर्स के ऐप, डेली शाम को 7 बजे। खुश रहें, व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, लगे रहे। क्लासेस को अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आपके पास जो भी बुक है उसको आप पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, नोट है ये हैंड रिटन, इनको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम इसी समय। थैंक यू वेरी मच।